हेलो दोस्तों, बच्चे और सीखना का पांचवा यूनिट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सीखने में समाज की भूमिका। यूनिट आपका 10 नंबर का है और हम दोस्तों इस यूनिट में डिस्कस करेंगे बेंड्यूरा और वाइगोत्स्की के कुछ सिद्धांतों को लेकर के और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिनसे आप 10 नंबर इस यूनिट में पक्के कर पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। पहला बिंदु दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट है, सीखना और समाज में क्या अंतर संबंध है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, समाज बच्चों के सीखने में अहम भूमिका निभाता है। बच्चे अपने घर परिवार में रह करके और समाज और संस्कृति के मूल्य, नियम, मान्यताएं, भूमिकाएं, सोचने, विचारने तथा व्यवहार करने के तौर तरीके भी सीखते हैं। ये आप सभी जानते हैं। और आगे देखिए, सामाजिक वातावरण बच्चे को सहकारिता, सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, नैतिकता, पारस्परिक स्नेह तथा अनेक गुणों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। कौन? सामाजिक वातावरण। बच्चे के समाजीकरण और सीखने में कई प्रकार की संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे बच्चे का परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली और शिक्षकगण। ये सब बच्चे के सीखने और बच्चे का सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिकरण को कई पहलू प्रभावित करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म, राजनीतिक वातावरण आदि बच्चे के सीखने को और सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो डिस्कस करते हैं एल्बर्ट बेंडूरा का सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के बारे में। इसमें देखिए, 1960 के दशक में एल्बर्ट बेंडूरा ने कहा कि सामाजिक परिवेश में हम नकल करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस अनुकरण करने में सोचने की प्रक्रियाएं भी चलती रहती है। हम केवल प्रतिरूप या फिर मॉडल को देख करके और जो कुछ देखा है उसको दिमाग में दर्ज करके काफ़ी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान सीखना तथा उस ज्ञान पर आधारित अवलोकित किया जाने वाला योग्य कार्य, संपादन, व्यवहार अलग अलग चीज़ें हैं। बेंडूरा ने सीखने के संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया तथा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रेक्षण आधारित सीखना क्या होता है, उसमें देखिए, कोई जीव किसी निश्चित किस्म की प्रक्रिया करता है जिसके कारण धीरे धीरे उन क्रियाओं के द्वारा होने वाले परिणामों का उस पर असर होने लगता है। प्रेषण हमें नए व्यवहार को संभावित परिणाम भी सिखाता है। जब हम कोई नई क्रिया करते हैं तभी हमें पता चलता है कि उसका परिणाम क्या होगा। बेंडूरा ने इस क्रिया को स्थानापन्न पुनर्बलन का नाम दिया। स्थानापन्न पुनर्बलन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। प्रेक्षण आधारित सीखने की जो उपक्रियाएं हैं उनमें पहली क्रिया देखिए, ध्यान देना। दूसरा है याद रखना। तीसरा है क्रियात्मक पुनरुत्पादन क्रियाएं। चौथा बिंदु है पुनर्बलन एवं अभिप्रेरणा की ये प्रेक्षण आधारित उपक्रियाएं हैं। इसके बाद में बेंडूरा के अनुसार सामाजिकरण अध्ययन क्या है उसके बारे में देखिए। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न समाज अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया के कुछ विशेष व्यवहार निम्न हैं, जिसमें पहला क्या है? गुस्सा। दूसरा है परोपकारी व्यवहार। तीसरा है संकट में आदान प्रदान। चौथा बिंदु है इसमें आचरण और उपदेश। आइए इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे गुस्सा के बारे में। गुस्सा में देखिए, कभी कभी बच्चे सामाजिक रूप से अनुकूलन ढंग से गुस्से को प्रकारांतर से खेलों के दौरान व्यक्त करते हैं, तो माता पिता तथा सामाजिकरण के अन्य वाहक उसे पुरस्कृत करते हैं तथा प्रतिकूल ढंग से गुस्सा दिखाने पर उचित नहीं माना जाता है। तो गुस्सा किन कंडीशंस में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु परोपकारी व्यवहार। इसमें देखिए, सामाजिक सीखना सिद्धांतकारों ने काफ़ी पहल की है और यह बताया है कि समाज हितैषी व्यवहार को अनुकूल मॉडल्स की उपस्थिति में प्रभावित किया जा सकता है। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, तीसरा बिंदु संकट में आदान प्रदान। बहुत सारे दूसरे प्रयोगों में देखा गया है कि मॉडल बच्चों की जो आदान प्रदान की भावना है तथा संकट में फंसे लोगों के प्रति भावना को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है आचरण और उपदेश। तो बच्चों का समाजीकरण करने वाले लोग उपदेश देकर के और सही व्यवहार के बारे में बता करके भी काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं या फिर काफ़ी कुछ सिखाते हैं। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, स्वनियमन की अवधारणा। इसमें देखिए, बेंडूरा का मानना था कि जैसे जैसे लोगों का समाजीकरण होता है वे बाहरी पुरस्कार और दंड पर कम आश्रित होते जाते हैं और व्यवहार को अधिकाधिक स्वयं नियंत्रित करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नैतिक मानकों की अवहेलना करता है, चाहे उसके बारे में कोई जानता भी हो या फिर नहीं जानता हो, तब भी संभव है कि वह स्वयं अपनी आलोचना करने लगे। तो ये उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है स्वयं कुशलता आकलन। इसमें देखिए, जब हम स्वयं अपने व्यवहार का नियमन करते हैं तो लगातार अपने ऊपर नज़र रखते हैं एवं आत्म परीक्षण करते हैं। हम अपनी क्षमताओं पर ध्यान देते हैं और इस तरह के नतीजे पर पहुंचते हैं कि मैं बीज गणित में अच्छा हूं या मैं खराब तैराक हूं। बेंडूरा ने इस तरह के सामान्य फैसलों को स्व कुशलता आकलन कहा है, यानी कि खुद के बारे में एक पर्टिकुलर स्किल का पता लगा पाना, तो वो स्व कुशलता आकलन कहलाता है। इसके बारे में
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेंडूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत का शैक्षणिक निहितार्थ के बारे में। बिंदु देखिए, इसमें आपको 6 बिंदु ध्यान रखने हैं। पहला है लालन-पालन में अहमियत, दूसरा है परोपकारी व्यवहार पर मॉडल का प्रभाव, तीसरा है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, चौथा बिंदु है उपचारक साधन, पाँचवाँ बिंदु है मूल्यांकन पद्धतियों और बच्चों की स्वकुशलता, छठा बिंदु है व्यक्तिगत स्वकुशलता के बजाय सामूहिक स्वकुशलता का बोध। इस तरह से आपको 6 बिंदु ध्यान रखने हैं बेंड्यूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ के अंतर्गत। इसके बाद में अगला बिंदु है बेंड्यूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत की समालोचना के बारे में। इसमें देखिए, विलियम क्रेन नामक वैज्ञानिक का मानना है कि बेंड्यूरा ने वर्तमान समाज में सीखने के सबसे प्रचलित प्रकार का प्रकाश डाला है, सबसे प्रचलित प्रकार पर प्रकाश डाला है, लेकिन इस तरह का विस्तृत स्वमूल्यांकन हमारी सीमाओं को निर्धारित करने लगता है। पियाजे-वादियों का यह भी मानना है कि बेंड्यूरा ने संज्ञानात्मक सिद्धांतों के महत्व को नज़रअंदाज किया है। पियाजे-वादियों का मानना है कि बच्चे अपेक्षाकृत नई घटनाओं में अपनी स्वतः स्फुरित जो रुचि है उसके कारण सीखते हैं और बेंड्यूरा इस तरह को निराधार मानते हैं। पियाजेवादी मतलब पियाजे के समर्थक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने आता है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में। इसमें देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में ज्ञानात्मक कुशलताओं का विकास शब्द, भाषा व संवाद के माध्यम से होता है। भाषा व संवाद मानसिक क्रियाओं को सरल बनाने तथा उन्हें परिवर्तित करने का सबसे बड़ा उपकरण है। अपने आसपास के लोगों की मदद से सांस्कृतिक संकेतों को जानने से सीखने की शुरुआत होती है। भाषा के उपकरण द्वारा बच्चे अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों में 2 स्तर की बौद्धिक क्रियाओं की बात करते हैं। पहला स्तर प्राथमिक स्तर की क्रियाएं जो है, जिनमें देखना, सुनना, भूख लगना, रोना, इस तरह की क्रियाएं आती है। दूसरा है उच्च स्तर की बौद्धिक क्रियाएं, जिसमें सोचना, भाषा और फिर याद करने से संबंधित क्रियाएं आती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं की मूल अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला बिंदु है व्यक्तिगत वार्तालाप, प्राइवेट स्पीच। इसमें देखिए, बच्चे खेलते समय स्वयं से बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की इसे व्यक्तिगत वार्तालाप कहते हैं। आगे चलकर यही आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है, जो हमें सोचने में मदद करता है। कोई भी टॉपिक, कोई भी परेशानी, अगर कोई भी बात हमें हमें परेशान कर रही है, तो उसके बारे में हम अंतर मंथन इस तरह से करते हैं, तो वो फिर खुद से व्यक्तिगत वार्तालाप यहाँ पर होगा। दूसरा बिंदु क्या है? वास्तविक विकास का स्तर। इसमें देखिए, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की जो संभावनाएं हैं, उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है। इसे वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास स्तर का नाम दिया है, जिसमें बच्चे बिना किसी मदद के अपने आप सीखते रहते हैं। वास्तविक विकास स्तर के अंतर्गत आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें देखिए, यह वह क्षेत्र है जहाँ यथार्थ में सीखना होता है, अर्थात यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे ऐसे कठिन कार्य जो उनकी क्षमता के अनुरूप न हो, फिर भी वे अन्य वयस्कों की मदद से कर लेते हैं और उसको निरंतर सीख लेते हैं। इसके बाद में चौथा बिंदु है सहारा लेना। इसमें देखिए, बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं, तो शुरू में उनसे ज़्यादा हुनरमंद व्यक्ति के सहारे या फिर मदद की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। वाइगोत्स्की ने इस सहारे को स्कैफोल्डिंग नाम दिया है, यानी कि सहारा लगाना नाम दिया है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है भाषा तथा विचार। इसमें देखिए, बच्चे समाज में रहकर भी अपने विचारों को शब्द दे पाते हैं और उनकी भाषा का विचार होता है। बच्चे भाषा का उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित, निर्देशित व नियंत्रित करने के लिए भी करते हैं। आपको इनका जो अलग प्रश्न भी आ सकता है एक-एक नंबर का, कि भाषा व विचार को समझाइए, परिभाषित कीजिए, इसके फोल्डिंग क्या होता है उस बारे में बताइए। आपको पूछ सकता है समीपस्थ विकास के क्षेत्र को समझाइए, वास्तविक विकास के स्तर को समझाइए, या फिर व्यक्तिगत वार्तालाप क्या होता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आपके अलग से भी आ सकता है या फिर बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। तो ऐसे छोटे बिंदुओं को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो देखिए, पहला बिंदु है कक्षा कक्ष वातावरण में सहगामी अधिगम बालक के विकास में सहायक है। दूसरा बिंदु है सामाजिक सक्रिय भूमिका जो है अधिगम के लिए प्रेरक है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है बालक की भाषा का विकास किया जाए और वह विचारधारा पर आधारित हो। चौथा बिंदु है बालक के विकास का पता उसके गुणवत्तापूर्ण रूपांतरण पर निर्भर करता है। और पांचवा बिंदु है ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है। इसके बाद में छठा बिंदु है अधिगम माध्यम आधारित है, जिसमें समाज व व्यक्ति अंतर्निहित है या उससे संबंधित है। इसके बाद में अगला बिंदु है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की समालोचना। इसमें देखिए, वाइगोत्स्की ने उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में चित्रों, नक्शों आदि प्रतीकों को महत्व तो दिया है, परंतु
भाषा की भूमिका को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया है। एक बात और, वैगोत्स्की ने संज्ञान के विकास में समाज और संस्कृति के प्रभाव को तो खूब महत्व दिया, परंतु जैविकता के योगदान को नज़रअंदाज कर दिया। ना ही वे ये स्पष्ट कर पाए कि किस तरह बच्चे अपने सामाजिक अनुभवों को आत्मसात करते हैं, जिससे उनकी मानसिक कार्यकुशलता बढ़ती है। इस तरह से आपको ये समालोचना के बारे में भी ध्यान रखना है, आलोचना के बारे में भी ध्यान रखना है। इस तरह से दोस्तों आपको 5वीं यूनिट में इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर लेना है। अभी देखिए यूनिट थोड़ा-सा हार्ड लग रहा है, कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनको आपने पहले कभी याद नहीं करा है। कोशिश करिएगा इनमें से कुछ बिंदुओं को याद करने की, जैसे बेंडुरा के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, और भी दोस्तों जो आसान-आसान टॉपिक्स हैं, जो आपको आसान लगे उनको याद करने की, जिनसे आप 10 में से 7-8 नंबर तो आप आसानी से कवर कर पाएँ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैंने कोशिश करी है सारे डाउट्स आपके इस यूनिट के दूर करने की। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है, आपके कोई भी सवाल रहते हैं, तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।